ऑफिस से लौटने के बाद मेरी पत्नी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। वो चुपचाप खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नज़र आ रहा था। डिनर ख़त्म करने के बाद मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। उसे मेरे शब्दों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। वह ज़ोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ। उसका नाम है कविता। अगले दिन सुबह भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि इस तलाक के बदले में वह पूरा घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है। उसने उन पेपर्स को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वह आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से रिहाई की तरह था। तलाक की जो बात कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब वह बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट गया। मैंने देखा कि टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन कविता के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वह मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम वही पुराने वाला जीवन जिएं जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव बेटे की पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वो और कुछ भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने बेडरूम तक ले गया, उसी तरह रोज़ 1 महीने तक मैं उसे बेडरूम से उठाकर गेट तक ले जाऊं। मुझे लगा ये पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली। मैंने कविता को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, लेकिन अब यह तलाक होना निश्चित है। अगले दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक ले गया, तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन ये काम थोड़ा सामान्य हो गया। वह मेरे सीने से लगी और उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसे लगा जैसे कई दिनों के बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी। अब उसने पहले जितना कसाव नहीं रहा था। चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नज़र आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। यह वह औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया, तो वह पुराना रोमांच वापस लौटने लगा। 5वें और छठे दिन वह पुराना प्यार फिर से जागने लगा। मैंने कविता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज़ ये सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि सारे कपड़े ढीले हो चुके हैं। अब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली पतली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा हूँ। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी दर्द छुपा रखा था। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है।
उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मी को इस तरह उठा कर ले जाते हुए देखना जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल दूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से हॉल तक ले गया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस तक गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल भी देरी मेरा इरादा ना बदल दे। मैं सीधा ऊपर गया। कविता ने दरवाज़ा खोला और मैंने उसे कहा, सॉरी कविता, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी कविता, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसके साथ रहना और उसका साथ निभाना है। कविता के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया मेरे मुंह पर। वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। घर की तरफ चलते हुए रास्ते में मैं एक दुकान पर रुका और वहां से एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी प्यारी अर्धांगिनी। जब मैं गुलदस्ता लेकर घर पहुंचा तो मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, वह भी हमेशा के लिए। वो कई महीनों तक कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं कविता के साथ इतना खोया हुआ था कि अपनी पत्नी की सेहत पर ध्यान ही नहीं दे पाया। उसे पता था कि वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी और मैं नीच जो उससे तलाक लेना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चों की नज़र में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, मगर अपनों के लिए इसकी कोई कीमत नहीं। दोस्तों, अंत में हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई यह इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।